जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जी के जीएस अजय सर एमपी में। दोस्तों, हम पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं जवाब दे दनादन की इस महत्वपूर्ण सीरीज पर, जहां आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पटवारी, मध्य प्रदेश फॉरेस्ट, जेल प्रहरी और आबकारी विभागों जैसे परीक्षाओं में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम देर न करते हुए ले चलते हैं स्क्रीन पर ये पहले प्रश्न की ओर। और ये अच्छा प्रश्न, दोस्तों बहुत बढ़िया यह प्रश्न, अच्छा प्रश्न। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न कि भारत में तंबाकू का, याद रखिएगा दोस्तों, भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न। यानी बताना है दोस्तों कि भारत के 28 राज्यों में ऐसा कौन राज्य है जो तंबाकू के उत्पादन में अपना अग्रणी यानी प्रथम स्थान रखता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? आप शीघ्र कमेंट करेंगे और बताएंगे। दोस्तों, ऑप्शन 1 नजर पर, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। क्या होगा राइट आंसर? आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों, क्योंकि समय तीव्र गति से बढ़ता हुआ क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों, मैं आपको ज्ञात करा दूं कि तंबाकू, याद रखिएगा दोस्तों, 1504 में, कब? 1504 में कौन लाए थे? पुर्तगाली लाए थे। कौन लाए थे? पुर्तगाली लाए थे। और दोस्तों, आपने पुर्तगाली का नाम सुना होगा, उन्होंने कहा भारत की खोज की। तो आपको ज्ञात होगा कि 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने, कहाँ का था ये? अपने पुर्तगाल का ही था वास्को डी गामा। भारत में 4 विदेशी कंपनियां, आपके पुर्तगाली, आपके अंग्रेज, आपके डच और आपके फ्रांसीसी। तो 1504 में तंबाकू और आलू हमारे भारत में कौन लाए थे दोस्तों? ये पुर्तगाली ही लाए थे। कब लाए थे? 1504 में। लेकिन वर्तमान कंडीशन में बताना है कि कौन सा राज्य है जो अपना प्रथम स्थान रखता है। आप ठीक कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। और इस प्रकार से टाइम होता हुआ आपका समाप्त, और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी आंध्र प्रदेश। दोस्तों, तंबाकू के उत्पादन में आंध्र प्रदेश अपना भारत में प्रथम स्थान रखता है। क्लियर? जैसे गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात कपास के उत्पादन में, याद रखिएगा दोस्तों, किसके उत्पादन में? यानी कपास के उत्पादन में। क्लियर है? कपास के उत्पादन में कौन? अपना गुजरात। जैसे मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश किसमें अग्रणी है? यानी दलहन, दलहन की फसलों में आगे है अपना मध्य प्रदेश। जैसे अगर तमिलनाडु की बात करते हैं दोस्तों, तो तमिलनाडु में मत्स्य उद्योग यानी मछली पालन का कार्य सबसे ज्यादा किया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि तमिलनाडु भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर मानसूनी वर्षा नहीं होती, इसलिए यहाँ पर गेहूं की फसल नहीं होती। लेकिन आंध्र प्रदेश ये तंबाकू के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। इस प्रकार से स्क्रीन पर चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो बहुत बढ़िया है प्रश्न, देखेंगे कि विदिशा में, बहुत बढ़िया, यानी मध्य प्रदेश का यह क्वेश्चन, और मध्य प्रदेश का एक होगा जिला विदिशा जो बेतवा नदी के किनारे स्थित है। तो विदिशा में उदयगिरी में कितनी गुफाएं हैं? यानी दोस्तों, जिस प्रकार से धार में, याद रखिएगा दोस्तों, धार में बाघ की गुफाएं है, रायसेन में भीमबेटका की गुफाएं है। कौन सी? भीमबेटका की गुफाएं है। उसी प्रकार से दोस्तों, अपने विदिशा में कौन सी गुफाएं है? यानी विदिशा में है उदयगिरी की गुफाएं। कौन सी गुफाएं दोस्तों? उदयगिरी की गुफाएं। तो इन उदयगिरी, जो याद रखिएगा दोस्तों, किस धर्म से रिलेटेड है? अपनी बौद्ध धर्म से। किस धर्म से? बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध, जिन्हें एशिया का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो देखेंगे एक नजर पर ऑप्शन कि यहाँ पर जो उदयगिरी की गुफाएं हैं उनकी संख्या बताना है दोस्तों, कितनी गुफाएं हैं। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी
16, ऑप्शन सी 28 और ऑप्शन डी 12। क्या होगा राइट आंसर? आप दोस्तों शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगा इसका राइट आंसर। क्या 20 होगा, क्या 16 होगा, क्या 28 होगा या 12 होगा? आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों, क्योंकि जीके जीएस के जो चैनल है ये, इसमें ओनली आपका टाइम मैनेज कराना है और साथ ही आपको बताना है कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से हल करना होता है। दोस्तों ये रहेगा जीके जीएस अजय सर एमपी का मुख्य उद्देश्य। तो इस प्रकार से टाइम होता होगा समाप्त और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी 20। दोस्तों याद रखिएगा 20 गुफाएं स्थित है विदिशा के उदयगिरी। याद रखिएगा उदयगिरी की गुफाओं में जो बौद्ध धर्म से संबंध रखते। चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर और यह अच्छा प्रश्न स्क्रीन पर। अच्छा प्रश्न, बहुत ही बड़ा प्रश्न है कि सिवनी जिले की, बहुत बढ़िया प्रश्न, सिवनी जिले के टाइगर रिजर्व का नाम बताइए। यानी मध्य प्रदेश का सिवनी। याद रखिएगा मध्य प्रदेश में एक जिला है सिवनी, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं मध्य प्रदेश का लखनऊ। क्या कहते हैं दोस्तों? यानी मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते हैं किसे? सिवनी जिला को। क्लियर दोस्तों? सिवनी जिला को क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश का लखनऊ। तो बताना है कि सिवनी में कोई राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए कान्हा, ऑप्शन बी पन्ना, ऑप्शन सी बांधवगढ़ और ऑप्शन डी पेंच। क्या होगा राइट आंसर? आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगा इसका राइट आंसर। और समय तीव्र गति से गुजरता हुआ दोस्तों, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या होगा इसका राइट आंसर। और इस प्रकार से धीरे धीरे समय होता हुआ समाप्त और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी पेंच। क्योंकि दोस्तों जो कान्हा किसली है, याद रखिएगा, अगर कान्हा किसली की बात करते हैं तो कान्हा किसली कहाँ पर है? कान्हा किसली है मध्य प्रदेश के मंडला में। कहाँ पर है दोस्तों? यानी मध्य प्रदेश के मंडला में। अगर पन्ना की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा पन्ना में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कौन सा? पन्ना में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। अगर बांधवगढ़ की बात करते हैं तो यह दोस्तों उमरिया में, कहाँ पर? उमरिया में स्थित है, उमरिया में स्थित है। क्लियर है दोस्तों? लेकिन जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ पर है? अपने सिवनी में। कहाँ पर? सिवनी में। और इसे अभ्यारण्य यानी 1977 में क्या बनाया गया था दोस्तों? 1977 में बनाया गया था इसे अभ्यारण्य। अगर बात करते हैं कि यह राष्ट्रीय उद्यान कब बना था तो 1983 यानी 1983 में बनाया गया इसे राष्ट्रीय उद्यान। कब बनाया गया? राष्ट्रीय उद्यान 1983 में। अगर प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं तो 1992 इसे क्या बनाया जाएगा? इसे बनाया जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर। किसमें शामिल किया जाएगा? प्रोजेक्ट टाइगर में। दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है कि जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ स्थित है? देखिएगा अगर पूछा जाए भारत में तो एक ऑप्शन आता है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन आता है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन आता है छत्तीसगढ़। क्लियर? कहाँ? छत्तीसगढ़। तो क्या लगाएंगे आंसर? वैसे मैं आपसे क्लियर कर दूं दोस्तों, यह महाराष्ट्र में भी है, यह मध्य प्रदेश में भी है और यह छत्तीसगढ़ में है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि यदि ऑप्शन आता है ये तीनों, क्या आता है? और चौथा ऑप्शन आता है ये तीनों, तो फिर ये आंसर सही है। बट अगर ये ऑप्शन नहीं आता, ये तीनों वाला ऑप्शन नहीं आता, तो महाराष्ट्र लगाएंगे, महाराष्ट्र नहीं मिलता तो मध्य प्रदेश लगाएंगे, मध्य प्रदेश नहीं मिलता तो छत्तीसगढ़ लगाएंगे। तो यह दोस्तों तीनों राज्यों में है और मध्य प्रदेश के अगर बात करते हैं तो सिवनी, और याद रखिएगा सिवनी में स्थित है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और इस प्रकार से चलेंगे दोस्तों अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि विजय राघवगढ़ का किला, यह किला लिखा है, मिस्टेक है, किला। ये क्या है दोस्तों? किला। विजय राघवगढ़ का किला ... में है। बहुत बढ़िया प्रश्न। यानी बताना है कि मध्य प्रदेश का एक किला है जिसका नाम है विजय राघवगढ़।
क्या नाम है दोस्तों? विजय राघवगढ़। और ये विजय राघवगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? एक नजर डालते हैं ऑप्शन पर। कटनी में, ऑप्शन बी सतना में, ऑप्शन सी जबलपुर में और ऑप्शन डी रीवा में। क्या होगा इसका राइट आंसर? कहाँ होगा विजय राघवगढ़ का किला? दोस्तों आप शीघ्र खोजें दिमाग से और क्लिक करें और बताएं दोस्तों कि कहां पर होगा विजय राघवगढ़ का किला। तो दोस्तों धीरे धीरे समय समाप्त होता हुआ और इसका क्या होगा राइट आंसर? अगर आप समय का वेट करोगे तो वेट ही करते रह जाओगे। अगर सही समय से आप जवाब नहीं दे पाते तो आपके जवाब देने का कोई मतलब नहीं निकलता दोस्तों। तो इस प्रकार से टाइम हुआ आपका ओवर और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कटनी। याद रखिएगा दोस्तों, कटनी को मध्य प्रदेश में चूना नगरी क्या कहते हैं? चूना नगरी के नाम से, चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर विजय राघवगढ़ का किला, याद रखना दोस्तों, विजय राघवगढ़ का किला स्थित है। विजय राघवगढ़ का किला याद रखिएगा, विजय राघवगढ़ का किला स्थित है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? मतलब 1823 यानी कब की गई थी? 1823 में। क्लियर है? तो कल आता है कि विजय राघवगढ़ का किला कहाँ है? तो कटनी में स्थित है, जिसकी स्थापना 1823 यानी 1823 में की गई थी। कटनी जिसे चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों कटनी में ही ACC सीमेंट कारखाना भी स्थित है। यहीं पर सीमेंट की चादरें बनाई जाती हैं। और आपको ज्ञात होगा कि बिल्हारी के पान कटनी में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और मध्य प्रदेश की प्रथम किन्नर महापौर कमला जान, जिसे आप लोग बोलते होंगे कमला बुआ, यहीं से चुनी गई थी। तो आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया है प्रश्न स्क्रीन पर। अच्छा प्रश्न कि वीरांगना दुर्गावती, याद रखिएगा, बहुत अच्छा। रानी दुर्गावती का नाम सुना होगा, रानी दुर्गावती, बहुत बड़ा नाम इतिहास में, रानी दुर्गावती। दोस्तों रानी दुर्गावती ने, आपको ज्ञात होगा कि मुगल बादशाह अकबर से, याद रखिएगा, मुगल बादशाह अकबर से 1564 में एक युद्ध लड़ा था। और जिसे इतिहास में कहते हैं गढ़कटंगा का युद्ध। क्या कहते हैं? गढ़कटंगा का युद्ध, जिसमें अकबर क्या रहा था? विजयी रहा था। तो हम उसी रानी दुर्गावती की बात करते हैं कि रानी दुर्गावती अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। बहुत बढ़िया, कहाँ पर स्थित है रानी दुर्गावती अभ्यारण्य? ऑप्शन एक नजर पर, ऑप्शन ए सागर में, ऑप्शन बी सीहोर में, और ऑप्शन डी दमोह में, और ऑप्शन डी जनकपुर में। तो दोस्तों जनकपुर तो ऑप्शन अपने आप ही कट हो गया। अब बचे 3 ऑप्शन। तो दोस्तों 3 ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर? आप कमेंट करें, क्योंकि हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों। और इंतजार कराना गलत बात होती है, इसलिए शीघ्र कमेंट करें दोस्तों और बताएं कि क्या होगा इसका राइट आंसर। और इस प्रकार से सागर इसका ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि सागर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, जिसका नाम है नौरा देही। क्या नाम है? नौरा देही, जिसका क्षेत्रफल है 1194.5 वर्ग किलोमीटर। और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कहलाता है। तो बचे अब 2 ऑप्शन, एक बचा सीहोर और एक बचा दमोह। तो क्या होगा राइट आंसर? और इस प्रकार से टाइम हुआ ओवर और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी दमोह। दमोह में है रानी दुर्गावती अभ्यारण्य। अगर इसके अलावा अभ्यारण्य की बात करते हैं, तो अगर समाधि की बात करते हैं तो जबलपुर में बरेला गांव, जबलपुर में बरेला गांव है। और उसी बरेला गांव में नर्मदा नदी के किनारे रानी दुर्गावती की समाधि स्थित है। अगर दुर्गावती संग्रहालय की बात करते हैं या किला की बात करते हैं या महल की बात करते हैं, तो ये दोस्तों आपके जबलपुर में है। बट अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये आपके अपने दमोह में। कहाँ पर स्थित है? अपने दमोह में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? दमोह में। तो चलेंगे स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। और ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न स्क्रीन पर, अच्छा प्रश्न है कि भिंड जिले में गोला बारूद, बहुत बढ़िया, गोला बारूद कारखाना कहाँ स्थित है? यानी अच्छा प्रश्न की मध्य प्रदेश का भिंड जिला, जिसे कहते हैं बागियों का गढ़। क्या कहते हैं? बागियों का गढ़।
बताना है बागियों के गढ़ भिंड में। याद रखिएगा दोस्तों, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर गोला बारूद, याद रखना दोस्तों, गोला बारूद स्थित है। ऑप्शन ए गोहद, याद रखिएगा गोहद लिखा है यहाँ पर, गोहद क्या करेंगे, गोहद। ऑप्शन बी मालनपुर, ऑप्शन सी अटेक और ऑप्शन डी लाहौर। क्या होगा राइट आंसर, कहाँ होगा गोला बारूद? आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि कहाँ पर होगा गोला बारूद। और इस प्रकार से धीरे धीरे समय होता तीव्र गति से समाप्त, और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी मालनपुर। जो भिंड का क्या है दोस्तों, जो भिंड का है औद्योगिक केंद्र। क्या है, भिंड का है दोस्तों ये औद्योगिक केंद्र। क्लियर, यहीं पर है गोला बारूद, गोला बारूद का कारखाना। यानी भिंड का जो औद्योगिक केंद्र है वह मालनपुर है, और मालनपुर में ही गोला बारूद का कारखाना स्थापित किया गया है। क्या स्थापित किया गया है, कारखाना स्थापित किया गया है। तो चलेंगे स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर, और यह अच्छा प्रश्न स्क्रीन पर, बहुत अच्छा प्रश्न, बढ़िया प्रश्न। देखेंगे कि 2016, याद रखिएगा बहुत अच्छा, 2016 के कबड्डी विश्व कप में, यानी 2016 में कबड्डी का एक विश्व कप हुआ। और कबड्डी में दोस्तों कभी प्रश्न आ जाता है कि कितने खिलाड़ी होते हैं, तो कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या रहती है दोस्तों कितनी, वो रहती है आपकी 7, यानी 7 खिलाड़ी होते हैं। तो कबड्डी विश्व कप में कितने देशों की टीम में, कितने देशों की टीम ने भाग लिया था, कितने देशों की टीम ने भाग लिया था। क्लियर दोस्तों, यानी 2016 में कबड्डी में जो विश्व कप हुआ कबड्डी का, उसमें कितने देशों की टीमों ने इस पर भाग लिया था। ऑप्शन एक नजर पर 8 टीमें, ऑप्शन बी 10 टीमें, ऑप्शन सी 12 टीमें और ऑप्शन डी 14 टीमें। क्या होगा राइट आंसर, कितनी टीमें लेंगी इस पर भाग? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या होगा राइट आंसर, आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं कि दोस्तों जो 2016 में कबड्डी का विश्व कप खेला गया था, याद रखिएगा, उसमें कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था? 8, 10, 12, 14, इस प्रकार की ये ऑप्शन। क्या होगा राइट आंसर, शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगा इसका राइट आंसर। और इस प्रकार से टाइम होता हुआ आपका ओवर, और इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी 12। कितनी? 12। और दोस्तों याद रखिएगा, ईरान ने, मतलब ईरान को भारत ने हराकर विश्व विजेता कहलाने का गौरव हासिल किया। यानी जिसमें 12 टीमें आई, उसमें फाइनल मैच कौन जीता? अपना भारत देश। और भारत ने किसे हराया था? भारत ने हराया था ईरान को। और भारत दोस्तों याद रखिएगा, भारत 3 बार विश्व विजेता बन चुका है कबड्डी में। कितना? 3 बार। कितनी बार? 3 बार विश्व विजेता का खिताब हासिल कर चुका है। तो इस प्रकार से चलेंगे स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। बढ़िया प्रश्न कि प्रत्येक वर्ष, अच्छा प्रश्न स्क्रीन पर यह है कि प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा प्रश्न है। प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन एक नजर पर 19 जुलाई को, ऑप्शन बी 11 मई को, ऑप्शन सी 1 दिसंबर को और ऑप्शन डी 29 फरवरी को।
क्या होगा राइट आंसर। दोस्तों शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगा इसका राइट आंसर। और इस प्रकार से धीरे धीरे समय होता हुआ समाप्त। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी 11 मई। क्या मनाते हैं दोस्तों? 11 मई। याद रखिएगा दोस्तों, 1998 पोखरण परीक्षण के आधार पर 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर? कब? यानी 11 मई को। क्लियर दोस्तों? कब? 11 मई को। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। जैसे 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाते हैं अपन एड्स दिवस। क्या मनाते हैं दोस्तों? एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, मतलब 1 दिसंबर को। चलेंगे स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। और ये बढ़िया प्रश्न कि मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र द्वीप है। ऑप्शन 1 रंजनपाल, काल भैरव, ऑप्शन बी ओमकारेश्वर, ऑप्शन सी बैनगंगा, ऑप्शन डी नौरा देही। क्या होगा राइट आंसर? आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि कौन। अब ये नदी द्वीप, पवित्र द्वीप, याद रखिएगा कौन होगा दोस्तों। अब द्वीप की परिभाषा क्या होती है देखिए दोस्तों, जब तक आप आंसर चूज करें जब तक मैं द्वीप की परिभाषा याद रखिएगा दोस्तों। भूखंड का ऐसा भूभाग जिसके चारों ओर जल पाया जाए उसे द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। क्लियर दोस्तों? क्या कहते हैं? द्वीप। अब मान लीजिए ये कोई भूखंड का भाग है। क्या है दोस्तों? ये कोई पृथ्वी का भाग। भू माने होता है पृथ्वी और खंड मीन्स होता है हिस्सा। ये कोई पृथ्वी का भूभाग है और इसके चारों ओर क्या पाया जा रहा है दोस्तों? इसके चारों ओर पाया जा रहा है मान लीजिए जल। क्या पाया जा रहा है? ये पाया जा रहा है चारों ओर जल। क्लियर दोस्तों? क्या पाया जा रहा है? जल। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी आपकी द्वीप की। क्लियर? क्या कहलाएगी? द्वीप की। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट होगा ओमकारेश्वर, जो अपने खंडवा में स्थित है। याद रखिएगा कहाँ पर? खंडवा में स्थित है। और खंडवा जो हमारे मध्य प्रदेश का एक जिला है। इस प्रकार से स्क्रीन पर चलेंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन हो नहीं सकता। नौरा देही सागर में है और यह क्या है? यह एक अभ्यारण्य है जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कहलाता है। जैसे बैनगंगा क्या है? बैनगंगा एक नदी है और जो अपने बालाघाट में बहती। कहाँ पर? बालाघाट में बहती है। काल भैरव, याद रखिएगा काल भैरव एक प्रकार का ये मंदिर है। बट अगर ओमकारेश्वर बात करते हैं तो खंडवा में ओमकारेश्वर का मंदिर भी स्थित है और ओमकारेश्वर द्वीप भी स्थित है। चलेंगे दोस्तों स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। और ये बहुत बढ़िया प्रश्न है कि निम्नलिखित शहरों में से कौन सा किला भारत के जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है। आसान सा पहले प्रश्न समझे कि किस किला को भारत में रॉक ऑफ जिब्राल्टर कहते हैं। किसे कहते हैं जिब्राल्टर? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी खजुराहो और ऑप्शन सी ग्वालियर और ऑप्शन डी उज्जैन।
क्या होगा राइट आंसर? कहाँ के किला को कहेंगे रॉक ऑफ जिब्राल्टर? आसान सा प्रश्न लेकिन बहुत बड़ा प्रश्न। और इस प्रकार से धीरे धीरे समय तीव्र गति से गुजरता हुआ, क्योंकि दोस्तों समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। आप बेशक सोचते रहे, चिंतन करते रहे, विचार करते रहे, लेकिन टाइम तो टाइम है, वो कभी किसी का इंतजार नहीं करता। और इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा, वह होगा ग्वालियर। दोस्तों याद रखिएगा, ग्वालियर के किले का निर्माण 525 ईस्वी में, कब? 525 ईस्वी में। इसी को कह सकते हैं 6वीं शताब्दी में। कब दोस्तों? 6वीं शताब्दी में राजा सूरजसेन, राजा सूरजसेन, या इसी को कह सकते हैं सिंह। सूरज सिंह का है या सेन का है, इसमें कोई अंतर नहीं होता। राजा सूरजसेन के द्वारा कराया गया था। और इसी किला को याद रखिएगा दोस्तों, इसी किला को किलों का रत्न कहते हैं, किलों का रत्न कहते हैं। और क्या कहते हैं? इसी किला को किलों का किला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किलों का किला भी कहते हैं। और इसी किला को रॉक ऑफ जिब्राल्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉक ऑफ जिब्राल्टर भी कहा जाता है। तो क्या राइट आंसर होगा? वह होगा आपके ग्वालियर का किला, जिसकी कुल ऊंचाई है 350 फीट। कितनी है दोस्तों? 350 फीट। क्लियर? चलेंगे दोस्तों अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित इमारतों में से किसने वास्तुकला के लिए आगा खान पुरस्कार जीता? बहुत बढ़िया। बताना है दोस्तों कि मध्य प्रदेश की ये 4 इमारतें या 4 भवन आपके समक्ष स्क्रीन पर। दोस्तों इनमें से बताना है कि किस इमारत ने वास्तुकला के लिए आगा खान पुरस्कार प्राप्त किया था। ऑप्शन 1 रंजनपाल सौर स्मारक, ऑप्शन बी वल्लभ भवन, ऑप्शन सी विधान सभा भवन, और ऑप्शन डी ताजुल मस्जिद। क्या होगा राइट आंसर? आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगा इसका राइट आंसर। और इस प्रकार से समय तीव्र गति से बढ़ता हुआ, और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी विधानसभा भवन। याद रखिएगा, जिसकी स्थापना दोस्तों कब की गई थी? यानी 1985 यानी 1985 में। जिसका नाम बदलकर क्या किया गया है? याद रखिएगा, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भवन। क्या किया गया है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भवन किया गया है ना दोस्तों। तो इसी विधानसभा को याद रखिएगा, इसी विधानसभा भवन को वास्तुकला के लिए आगा खान, याद रखिएगा, आगा खान पुरस्कार या सम्मान प्रदान किया गया है। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन आपका सी, यानी विधानसभा भवन। दोस्तों वल्लभ भवन यह भी भोपाल में है, और ताजुल मस्जिद जो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिद कहलाती है, यह भी अपने भोपाल में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? भोपाल में ही स्थित है। और मध्य प्रदेश की यह सबसे बड़ी, यह एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिद कहलाती है। और जो सबसे छोटी मध्य प्रदेश की है वो भी भोपाल में है, और जिसका नाम है ढाई सीढ़ी मस्जिद। याद रखिएगा दोस्तों, क्या नाम है? ढाई सीढ़ी मस्जिद। और यह सबसे छोटी मस्जिद है, यह भी भोपाल में ही स्थित है। चलेंगे अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। और यह बहुत बढ़िया प्रश्न स्क्रीन पर, अच्छा प्रश्न है कि प्रबल प्राचीन नदी सरस्वती का उद्गम और मार्गलेट उपग्रह का उपयोग करके पता लगाया गया था कि भारत में यह नदी कहाँ मिली थी। बहुत बढ़िया प्रश्न है। आप एक बार प्रश्न को तसल्ली पूर्वक समझेंगे कि प्रबल यानी प्रबल से मतलब होता है बहादुरी से, यानी पावर से, एक प्रकार से। प्राचीन का मतलब पुराना, यानी एक नदी हुई जिसका नाम है सरस्वती। याद रखिएगा, सरस्वती नदी को वैदिक काल में, कब दोस्तों? वैदिक काल में इसे क्या कहा जाता था? वैदिक काल में सरस्वती नदी को कहते थे पवित्र नदी।
ये वही वैदिक काल है जिसमें गंगा का उल्लेख किया गया है एक बार और यमुना का उल्लेख किया गया है 3 बार। यानी गंगा का उल्लेख कितनी बार है? एक बार। और यमुना का उल्लेख कितनी बार है दोस्तों? तो यमुना का उल्लेख है 3 बार। तो याद रखिएगा, प्रबल प्राचीन नदी सरस्वती का उद्गम और मार्ग लैंडसैट उपग्रह का उपयोग करके पता लगाया गया था कि भारत में ये नदी कहाँ मिली थी। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, कश्मीर, राजस्थान, असम। क्या होगा राइट आंसर? और इस प्रकार से धीरे धीरे समय हुआ समाप्त और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान में। याद रखिएगा दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर? राजस्थान होगा। राजस्थान में ये पता लगाया गया है, ये यानी राजस्थान में ये नदी का क्या है? उद्गम। चलेंगे दोस्तों अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, और यह अच्छा प्रश्न है कि गांधी जी का जन्म, यानी अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, याद रखिएगा, का जन्म कहाँ में हुआ था? अच्छा प्रश्न, ये तो आसान सा प्रश्न, में 1 सेकंड का भी टाइम न दे करके, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी पोरबंदर, जो अपना कहाँ पड़ेगा? गुजरात पे। कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। और दोस्तों 2 अक्टूबर और कब? 1869, यानी 1869 को पोरबंदर में होगा जन्म। अब एक क्वेश्चन बनता है कि गांधी को महात्मा जी कहा जाता है, किसने कहा था महात्मा? आप कमेंट करें और बताएं कि गांधी को किसने कहा था महात्मा। गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता कहा जाता है। सर्वप्रथम किसने कहा था गांधी को राष्ट्रपिता? इसका भी कमेंट करके बताएं आप कि गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने प्रदान की थी। गांधी को अर्धनग्न फकीर, याद रखिएगा, अर्धनग्न फकीर के नाम से भी जाना जाता है। और अर्धनग्न फकीर गांधी को किसने कहा था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो गांधी को अगर महात्मा की बात करते हैं तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर, किसने? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान की गई थी। अगर राष्ट्रपिता की बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया था। अर्धनग्न फकीर की बात करते हैं तो दोस्तों विंस्टन चर्चिल, याद रखिएगा, विंस्टन चर्चिल एक अंग्रेज होगा और उन्होंने गांधी को अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित किया था। चलेंगे दोस्तों इस प्रकार से अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया प्रश्न की भारत के भीतरी स्रोत के मुहाने से पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? क्या होगा इसका राइट आंसर? आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि कौन होगी जो भारत में बहती है बट इनमें से सबसे बड़ी नदी है। तो चलेंगे दोस्तों स्क्रीन पर, समय न बर्बाद करते होते हुए। तो जैसे पहले ऑप्शन है नर्मदा, इसकी लंबाई है 13-12 किलोमीटर। जैसे बात करते हैं ताप्ती की, इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। जैसे कृष्णा की बात करते हैं तो इसकी लंबाई है लगभग 1401 किलोमीटर। बात करेंगे गोदावरी की, इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। तो अब ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं कि क्या हो सकता है राइट आंसर, और इस प्रकार से आंसर होगा इसका गोदावरी, जिसे बूढ़ी गंगा, दक्षिण की गंगा, प्रायद्वीपीय गंगा कहते हैं, और जिसका उद्गम महाराष्ट्र के त्र्यंबक गांव से माना जाता है और इसी के किनारे नासिक शहर स्थित है, जो भारत की 4 महाकुंभ नगरियों में से एक नगरी है। तो बहुत अच्छे, स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं अपन, और यह देखेंगे बहुत ही धुआंधार उड़ाने वाला यह प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, बहुत बढ़िया प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रत्येक वर्ष ... को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? डॉट को भरें दोस्तों। ऑप्शन 1 नजर पर 2 अक्टूबर को, ऑप्शन बी 3 अक्टूबर को, और ऑप्शन सी 6 अक्टूबर को, या ऑप्शन डी 7 अक्टूबर को। क्या होगा राइट आंसर? कब मनाएंगे अहिंसा दिवस? याद रखिएगा, अहिंसा दिवस। तो इस प्रकार से धीरे धीरे समय होता हुआ समाप्त, और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी 2 अक्टूबर। दोस्तों 2 अक्टूबर को याद रखना दोस्तों, 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता गांधी जी का
जन्म हुआ था, यानी अपने महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। और इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर को अपन मनाते हैं अहिंसा दिवस। क्या मनाते दोस्तों? अहिंसा दिवस, यानी हिंसा नहीं करना अहिंसा कहलाता है। तो अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। और इस प्रकार से स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से, बहुत बढ़िया प्रश्न है, यानी भारतीय संविधान में जो 395 अनुच्छेद है, कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद। तो निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें स्वतंत्रता की अधिकार की गारंटी है? बहुत बढ़िया, इसमें स्वतंत्रता का अधिकार, आपको पता है दोस्तों 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। जैसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार, और जिसका वर्णन किया गया है 14 से 18। दूसरा अधिकार चलता है ब्रदर आपका, मतलब समानता के बाद स्वतंत्रता का अधिकार, और जिसका वर्णन किया गया 19 से लेकर के 22। तीसरा अधिकार अपना चलता है दोस्तों, तीसरा, पहला हमने क्या बताया था? समानता, और इसका वर्णन 14 से 18। दूसरा हमने क्या बताया? आपका स्वतंत्रता, और इसका वर्णन कब किया गया दोस्तों? इसका वर्णन किया गया है 19 से 22। और तीसरा क्या बताया हमने? आपका शोषण के विरुद्ध, और इसका वर्णन किया गया 23 और 24 में। चौथा क्या बताया हमने आपको? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन बताया गया आपको 25 से 28 तक। पांचवा होगा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जिसका वर्णन किया गया 29 और 30 में। और लास्ट होगा आपका छठवां, जिसे कहते हैं अपन संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन किया गया 32 से लेकर के 35 तक। तो प्रश्न समझेंगे कि 395 अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद होगा जिसमें स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 41। क्या होगा राइट आंसर? शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगा इसका राइट आंसर। और इस प्रकार से आपका समय होगा समाप्त, और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी 19। क्योंकि दोस्तों इसमें अस्पृश्यता, क्या? अस्पृश्यता, यानी जिसका मतलब होता है छुआछूत। क्या होता है? छुआछूत। एक सामाजिक बुराई होगी, और इसका अंत भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। जैसे 18 की बात करते हैं, इसमें है दोस्तों उपाधियों का अंत। किसका अंत? उपाधियों का अंत, यानी स्टॉप किया गया है उपाधियों को। केवल शिक्षा और सेना विभाग को छोड़कर। याद रखिएगा, उपाधियों का तो अंत होगा, बस शिक्षा और सेना विभाग को छोड़कर। 41 में आपने श्रम मजदूर या अपंगता की स्थिति में राज्य सरकार का कर्तव्य होगा कि मदद प्रदान करेगा। तो चलेंगे दोस्तों स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। ये बढ़िया प्रश्न है कि किस खेल में विकास गौड़ा भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? बहुत बढ़िया दोस्तों, अच्छा प्रश्न होगा, बहुत बड़ा प्रश्न है कि किस खेल में, खेल का यह बढ़िया प्रश्न है कि विकास गौड़ा, यानी एक खिलाड़ी हुए विकास गौड़ा, बताना है कि भारत की ओर से किस खेल में प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या भाला फेंक खेलते हैं, क्या लंबी कूद, या डिस्कस थ्रो, या ऊंची छलांग? क्या होगा राइट आंसर? आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि विकास गौड़ा, याद रखिएगा, किस खेल से जुड़े हुए हैं। और इस प्रकार से धीरे धीरे आपका समय तीव्र गति से होता हुआ समाप्त हम देख पा रहे हैं कि आप बहुत ही ज्यादा समय लेते हो दोस्तों। अगर ज्यादा टाइम पर आंसर देते हो तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता, और इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी डिस्कस थ्रो। क्या होगा? डिस्कस थ्रो से जुड़े हुए हैं आपके विकास गौड़ा। क्लियर है दोस्तों? और इस प्रकार से स्क्रीन पर चलेंगे दोस्तों अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। अरे बहुत बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। ये देखिए कि गुजरात को निम्नलिखित में से किस खेती के लिए जाना जाता है? यानी
हम इस प्रश्न के माध्यम से कहना चाहते हैं कि भारत का जो पश्चिमी राज्य जिसे अपन गुजरात के रूप में जानते हैं दोस्तों, जिसकी राजधानी है गांधीनगर। क्लियर दोस्तों, गुजरात किस फसल के लिए भारत में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है? क्या गन्ना के लिए, क्या जूट के लिए, क्या गेहूं के लिए, क्या कपास के लिए? क्या होगा राइट आंसर? आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि अपना गुजरात किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे समय होता हुआ समाप्त और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी कपास। दोस्तों कपास की खेती के लिए गुजरात अत्यधिक प्रसिद्ध है। कपास की खेती के लिए गुजरात अत्यधिक प्रसिद्ध है। और दोस्तों याद रखिएगा कपास एक क्वेश्चन बहुत अच्छा, कपास की खेती सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता काल में की गई थी जिसे सिंधन कहते थे। क्या कहते थे? सिंधन कहते थे। क्लियर दोस्तों, यानी सर्वप्रथम कपास की खेती किस काल में की गई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा सिंधु सभ्यता काल में। किस काल में की गई थी? यानी सिंधु सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में जानते हैं, इसमें कपास की खेती की गई थी। जैसे गेहूं की बात है, इसके लिए उत्तर प्रदेश अग्रणी है। कौन है? उत्तर प्रदेश। जैसे जूट की बात करेंगे तो अपना पश्चिम बंगाल, कौन सा? पश्चिम बंगाल अग्रणी है। जैसे गन्ना में अपना यूपी ही आगे है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यानी गुजरात। और इस प्रकार से स्क्रीन पर चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर कि गोल गुम्बज का मकबरा या मकबरा को ही क्या कहते हैं दोस्तों? कब्र, जिसे अपन लोग भी कह सकते हैं समाधि, किसका है? यानी गोल गुम्बज मकबरा जो है, याद रखिएगा कहां पर है ये है बीजापुर। कहां पर? बीजापुर। और बीजापुर कहां पर अपना पड़ेगा? ये पड़ेगा कर्नाटक में। कहां पड़ेगा? कर्नाटक में। दोस्तों कहां पड़ेगा अपना? कर्नाटक में पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बताना है कि गोल गुम्बज का मकबरा या कब्र किसका है? नाम बताना है मोहम्मद आदिल शाह का, या हैदर अली का, यूसुफ अली खान, सलाह जंग का, या मोहम्मद कुली कुतुब शाह का? क्या होगा राइट आंसर? आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगा इसका राइट आंसर। और इस प्रकार से धीरे धीरे समय होता हुआ समाप्त, इसका राइट आंसर होगा वह होगा मोहम्मद आदिल शाह। क्या होगा? मोहम्मद आदिल शाह। दोस्तों इसका निर्माण किया गया था आपका 1656 में। और किसके द्वारा किया गया था? इसका वास्तु का निर्माण करता कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों याकूब। किसके द्वारा? याकूब के द्वारा किया गया था गोल गुम्बज का मकबरा या कब्र, जो बीजापुर में है। और बीजापुर कहाँ है? भारत के कर्नाटक राज्य में। और इस मकबरे का निर्माण 1656 में याकूब के द्वारा किया गया था। और इस प्रकार से चलेंगे स्क्रीन पर अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर कि सीहोर नदी ... के संगम पर स्थित है। सीहोर नदी, याद रखिएगा सीहोर नदी के ... संगम पर स्थित है। ऑप्शन ए बेतवा और सोन नदी के संगम पर, ऑप्शन बी सीवान और लतिया नदी के संगम पर, ऑप्शन सी काली सिंध और लतिया नदी के संगम पर, ऑप्शन डी सीवान और बेतवा नदी के संगम पर। क्या होगा इसका राइट आंसर? शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों पहली बात तो अपन जो बेतवा वाले ऑप्शन है इन्हें तुरंत ही अलग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। जैसे इसमें बेतवा है और इसमें बेतवा, क्योंकि बेतवा याद रखिएगा ओरछा, बिस्सा, सांची, रायसेन, गुना
ओरछा, बिस्सा, सांची, रायसेन, गुना शहरों में बहती है। अब आते हैं काली सिंध। क्या? काली सिंध। ये काली सिंध आपके देवास के बागली गांव से, देवास के बागली गांव से इसका क्या है? उद्गम माना जाता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी सीवान और लतिया। सीवान और लतिया नदी के संगम पर, याद रखिएगा, सीवान और लतिया नदी के संगम पर स्थित होगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको क्लास? उम्मीद करते हैं कि क्लास बेहतर समझ में आई होगी, और बेहतर समझ में आई तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। साथ ही चैनल पर जो भाई नए आए तो उनसे हमारी अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा भेजी जाने वाली महत्वपूर्ण क्लास है, ये महत्वपूर्ण जानकारियां, नोटिफिकेशन उन्हें टाइम टू टाइम उपलब्ध हो सके। हम एक बार पुनः आपको मिलेंगे जवाब दे दनादन की सीरीज पर। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।